चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाइएगा मधुशाला, पा जाइएगा मधुशाला, पा जाइएगा। इस दुनिया में जो भी इंसान जन्म लेता है उसकी कोई ना कोई पहचान जिससे वो जाना जाता है, पहचान जिससे दुनिया उसे याद रखती है। मैं हरिवंश राय बच्चन इस दुनिया में जन्मे अरबों खरबों इंसानों में से एक इंसान सोचता हूं कि क्या मेरी भी कोई पहचान है? जी हाँ, मेरी भी पहचान है, किंतु मेरी मुसीबत यह है कि मेरी एक नहीं बहुत सारी अलग अलग पहचानें हैं। मधुशाला का कवि बच्चन, उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी में अनुवाद कर उन्हें एक नया आयाम देने वाला कवि बच्चन, भालावाद को जन्म देने वाला कवि बच्चन, छायावादी कवियों का प्रतिनिधि कवि बच्चन, महाकवि बच्चन और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का पिता हरिवंश राय बच्चन। मेरी इतनी सारी पहचानों के बीच मेरी कोई एक अकेली खास पहचान कहीं दब सी जाती है, लेकिन फिर भी मुझे संतोष है, एक आत्म समाधान का अनुभव होता है, मैं खुश हूं। मनुष्य को अपनी इन पहचानों को कायम करने में कितना वक्त लग जाता है, पूरी उम्र गुजर जाती है। मुझे भी तो इन पहचानों को हासिल करने में कितना वक्त लगता है। कभी कभी लगता है कि अमर हो जाना कितना आसान काम है। कुछ लोग अपने कर्मों से अमर हो जाते हैं, तो कुछ मुझ जैसे कलम के धनी अपनी लिखी हुई बातों से, अपने विचारों से अमर हो जाते हैं। मुझे यकीन है कि मैं अपने विचारों से, अपनी पुस्तकों से रहती दुनिया तक जीवित रहूंगा, लोगों के दिलों में कायम रहूंगा। मेरा जन्म आज ही के दिन यानी 27 नवंबर 1960 को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के करीब एक छोटे से गांव जिसका नाम बाबूपट्टी था, वहां हुआ। शायद मेरे माता पिता ने उस वक्त ये कल्पना भी ना की होगी कि उनके घर जन्म लेने वाली उनकी पहली संतान जीवन में इतना यश, इतना नाम, इतनी कीर्ति हासिल करेगी। मेरे पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता सरस्वती देवी सीधे साधे साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के लोग। मेरे पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। लिखने पढ़ने में उन्हें विशेष रुचि रहती थी, खास तौर पर गजलों में उनकी रुचि
शायरी में उनकी रुचि बेहद। इन सभी जमानों की अच्छी अच्छी पुस्तकें हमारे घर में उपलब्ध थी और मेरे पिता रात में अक्सर उन पुस्तकों में से मुझे अच्छी अच्छी नज़में, अच्छे अच्छे पाठ, अच्छे अच्छे गीत पढ़कर सुनाया करते। खास तौर पर नज़ीर अकबराबादी के दीवान से उनकी नज़में, वो नज़में जिनमें भारत झलकता था, हमारी संस्कृति झलकती थी, हमारे रीति रिवाज की झलक थी, जिसमें हमारी गंगा जमुनी तहजीब झलकती थी। उन गीतों को, नज़मों को सुनकर मैं खो सकता। मेरी प्राथमिक शिक्षा प्रयाग के प्राइमरी स्कूल में हुई और प्राइमरी स्कूल पूरा कर लेने के बाद मैंने कायस्थ हाई स्कूल में उर्दू सीखने के उद्देश्य से दाखिला ले लिया। उस जमाने में उर्दू ऐसा कह सकते हैं कि कामकाज की भाषा थी, राजकीय भाषा थी, दफ्तरों की भाषा थी। वकालत करने के लिए उर्दू का आना लाजमी था। तो बस मैंने भी उर्दू सीखने के उद्देश्य से कायस्थ हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। हालांकि घर में तो इसका माहौल था ही। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि जब आपके घर में उर्दू का माहौल था, आप स्वयं उर्दू जानते थे, फिर आपने अपने लेखन सृजन के लिए हिंदी भाषा को क्यों चुना? मैं भी जब इस पर विचार करता हूं तो एक घटना स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। मेरा लेखन, मेरा सृजन अवश्य उर्दू में ही हुआ। अगर एक दिन मैं आचार्य सत्यदेव जी के भाषण को सुनने के लिए न चला गया। दरअसल ये वो जमाना था जब हिंदी को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ था। हिंदी के चाहने वाले हिंदी को बढ़ावा दे रहे थे और हिंदी प्रेमियों के अलावा बड़े बड़े पंडित, महापंडित भी मैदान में उतर आए थे। संयोगवश में आचार्य जी का भाषण सुनने पहुंच गया और उस भाषण का मुझ पर, मेरे मन पर इतना गहरा प्रभाव हुआ कि मैंने उसी क्षण ये निश्चय कर लिया कि आइंदा अपना लेखन, अपना सृजन हिंदी भाषा में ही करूंगा। नहीं तो मेरा ये मानना है कि सृजन की जो शक्ति उर्दू भाषा में है वो बहुत कम भाषाओं में होती है। उर्दू में किया हुआ सृजन लोगों के दिलों में उतर जाता है। लेकिन अब सोचता हूँ तो उस एक घटना की वजह से मैंने अपनी लेखनी के लिए हिंदी भाषा को चुना। अगर ऐसा ना हुआ होता तो मेरी रचनाएं, मेरे गीत जो आप हिंदी में पढ़ते हैं वो शायद उर्दू में होते और मैं अपनी लेखनी से हिंदी भाषा की सेवा न कर पाता। उसी जमाने का एक और दिलचस्प किस्सा याद आता है। अक्सर लोग मुझे कवि के रूप में जानते हैं। दुनिया में मेरी पहचान एक कवि के रूप में है। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि मैंने अपने लेखनी का आरंभ गद्य से किया था। मुझे निबंध लिखने का शौक था। मैं निबंध लिखा करता और मेरे निबंध न केवल पसंद किए जाते बल्कि जब उन निबंधों को मैं प्रतियोगिताओं में भेजता तो वो इनाम भी हासिल करते। उन दिनों निबंधों को अच्छा बनाने के लिए उनमें दोहों का प्रयोग अनिवार्य समझा जाता था। मुझे दोहे याद नहीं रहते, इसलिए अपने निबंधों में मैं अपने तौर पर दोहे बनाकर लिख दिया करता। इस तरह गद्य के साथ साथ पद्य की भी प्रैक्टिस हो जाती थी। उन्हीं दिनों मेरे स्कूल के कुछ मित्रों ने मुझे एक दिन सुझाव दिया। कहने लगे, भाई तुम इतने अच्छे निबंध लिखते हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे निबंध इकट्ठे हो गए होंगे, तुम उनकी एक पुस्तक क्यों नहीं छपवा लेते? बस बात मुझे जम गई, बेचैन हो गया। सोचने लगा कि कब स्कूल की छुट्टी हो और मैं दौड़कर अपने घर पहुंचूं। जैसे तैसे समय काटा, छुट्टी हुई, सीधा भागते हुए अपने घर जा पहुंचा और घर में जाकर अपने निबंधों को यहाँ वहां से ढूंढ कर इकट्ठे किया। कुछ बिस्तर के नीचे थे, कुछ पुरानी अटैची में थे, कोई पुरानी संदूक में थे। जब निबंधों को जोड़ा तो तकरीबन 150-200 निबंध इकट्ठे हो गए। उन निबंधों की पोथी बनाई, अपने बगल में दबाई और सीधा एक प्रेस वाले के पास जा पहुंचा। उसको अपने निबंध सौंपते हुए उस पर अपनी इच्छा जाहिर की। उसने उन निबंधों पर एक सरसरी सी नजर फेरी
फिर बोला कि पुस्तक छप जाएगी किंतु कुछ खर्च भी आएगा। कितना खर्च, मैंने पूछा। उसने चटपट एक पर्ची और कलम उठाई और उस पर छपाई की स्याही का, कागज की रिम का, कवर पेज का, प्रूफ रीडिंग का और न जाने किस किस बात का हिसाब जोड़कर 100 प्रतियों की छपवाई की जो कीमत मुझे बताई, उसे सुनकर मुझे दिन में तारे नजर आने लगे। मैं उल्टे पैर वापस अपने घर आ गया। निबंधों की पोथी उठाकर ताक पर रख दी और निबंधों की पुस्तक छपवाने का भूत इस तरह मेरे सर से उतर गया। सबको अपना बचपन याद रहता है, इसी तरह बचपन की कुछ स्मृतियां मुझे भी हैं जो मैं आपके साथ साझा करता जाता हूँ। उन्हीं दिनों में कविताएं भी लिखा करता था, लेकिन गुप्त रूप से। न जाने क्यों मुझे बड़ी झिझक, बड़ी शर्म महसूस होती है। एक खास कॉपी थी जिस पर मैं अपनी कविताएं लिखता और उसे सबकी नजरों से छिपा कर रखता। एक रोज मेरे एक शरारती मित्र के हाथ कॉपी लगी। उसने न केवल वो कॉपी पढ़ डाली, बल्कि उसमें लिखी हुई मेरी कविताएं भरी क्लास में पढ़ दी। जब मैंने ये देखा तो मुझ पर एक अजीब सा आनंद तारी हो गया। शर्मिंदगी का, झिझक का, झेप का आनंद फानंद में मैंने उसके हाथ से वो कॉपी छुड़ाई और चटपट उसे फाड़ दी। और इस तरह मेरी आरंभिक कविताएं नष्ट हो गई। लेकिन अब भी जब जैसा मौका मिलता है, लेखनी अपने पास रखता हूँ और सृजन लेखन कार्य में जुटा रहता हूँ। 1938 में मैंने एमए किया। इससे पहले जैसा मैं कह चुका हूँ कि उर्दू भाषा शायद मेरे सृजन की भाषा होती, किंतु मैंने हिंदी को चुना और इस इरादे के साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए हिंदी में दाखिला लिया। बीए मैंने अवश्य हिंदी में किया, लेकिन 1938 में जब एमए किया तो इंग्लिश में किया और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने लगा। उन दिनों अगर अपने मित्रों को याद करूं तो खास तौर पर फिराक गोरखपुरी मुझे याद आते हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। ये एक अजीब सी मित्रता थी। इसमें तकल्लुफ तो नहीं था, लेकिन एक दूसरे के लिए बेहद आदर और सम्मान था। मैं उनसे इतना ज्यादा प्रभावित था कि जो ही फुर्सत मिलती, कोई फ्री पीरियड होता या कॉलेज खत्म हो जाने के बाद मैं उनके साथ उनके घर चला जाता। हम घंटों बैठकर बातें किया करते। उनसे जुड़े न जाने कितने किस्से हैं। जैसे जैसे मुझे याद आते जाएंगे मैं साझा करता जाऊंगा। मेरा जन्म, जैसा मैं बता चुका हूँ, एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ और हमारे परिवार में ये परंपरा थी कि लड़के लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी और उसी परंपरा के तहत मेरी शादी मात्र 24 वर्ष की आयु में श्यामा के साथ कर दी गई। उस वक्त श्यामा की उम्र महज 14 वर्ष की थी। श्यामा के साथ मेरा संबंध ज्यादा दिनों तक न रह सका। उसे टीबी जैसा रोग हो गया। टीबी उस जमाने में लाइलाज बीमारी हुआ करती। श्यामा उस रोग से ग्रस्त हो गई। मैं उसे देखकर बेचैन, उसकी जितनी सेवा बन पड़ती करना था, उसके साथ वक्त बिताता, लेकिन विवश और मजबूर उसे तिल तिल कर थक हो गया। और आखिरकार 10 सालों के संबंध के बाद श्यामा इस दुनिया को हमसे छोड़ गई। मैं एकदम अकेला हूं। 1930 से 1936 के बीच का समय मेरे लिए बड़ी चुनौती का समय। एक तरफ श्यामा की बीमारी, दूसरी तरफ निरंतर किसी काम का ना होना मेरे लिए चिंता का विषय बना है। उस जमाने में मेरी कविताएं प्रकाशित होने लगी, लेकिन फिर भी कोई पक्की नौकरी हाथ में जो मेरे लिए परेशानी का कारण बनी। 1938 से 1952 तक
मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में काम किया और उसके बाद पीएचडी करने की ठानी, वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, और पीएचडी करने के लिए लंदन चला गया। और इस तरह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लिटरेचर में पीएचडी करने वाला मैं केवल दूसरा विद्यार्थी बना। वहां की एक उल्लेखनीय और दिलचस्प घटना ये रही कि जब मैं वहां गया तो बचपन में मेरे माता पिता मुझे बच्चन बच्चन कहकर पुकारते थे। बच्चन यानी बच्चा, ये उनका दिया हुआ प्यार का नाम। ये नाम मुझे इतना पसंद आया कि जब मैं पीएचडी करने के लिए पहुंचा तो अपने नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव में से श्रीवास्तव हटाकर बच्चन लगा दिया और इस तरह हरिवंश राय बच्चन बन गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दिन भी अलग थे। वहां की फुर्सत, वहां ऐसा लगता था जैसे कोई परेशानी नहीं है, चारों ओर ज्ञान का समंदर फैला हुआ है। आपके पास जितना बड़ा पात्र हो आप उतना ज्यादा ज्ञान समेट लीजिए। एक से बढ़कर एक विद्वान स्कॉलर वहां मौजूद है। कभी कभी उनके बीच में स्वयं को पाकर मुझे अजीब भी लगता, ऐसा लगता कि क्या मैं इतना काबिल हूं कि इनके बीच में रहूं, इनके साथ उनको बैठूं। लेकिन अगले ही पल गर्व भी महसूस होता। हाँ। तो इस तरह 1926 में श्यामा से शादी हुई और 1936 तक हमारा संबंध रहा। 1930 से 36 के बीच बहुत सारी परेशानियों में घिरा रहा। जब अपने जीवन को याद करता हूं तो एक घटना अवश्य याद आती है। तब एक पत्रिका विज्ञान नाम से निकला करती थी। उसके संपादक आचार्य रमेश जी थे। उन्होंने एक रोज मुझसे कहा कि किसी जर्मन स्कॉलर की जीवनी पर कोई लेख लिख दो। मैं बहुत उत्साहित था। मैंने चटपट उस पर एक लेख लिख डाला और उनके सुपुर्द कर दिया। वो लेख उन्होंने अपनी पत्रिका विज्ञान में प्रकाशित किया। उसके प्रकाशन से मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं अपना हाल बयान नहीं कर सकता। उस पत्रिका की एक प्रति अपने बगल में दबाए दबाए मैं न जाने कितने रोज घूमा और आते जाते जो आदमी मुझसे टकराता मैं उसे रोक कर उसमें प्रकाशित अपना वो लेख दिखाता। पहले लेख के प्रकाशन की वो खुशी भी अजब थी। उसके बाद मुझे मासिक पत्रिका चांद में नौकरी करने का अवसर मिला। चांद उन दिनों की बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी, हजारों की तादाद में छपती थी और पूरे भारतवर्ष में पढ़ी जाती थी। बुद्धिजीवी तबका चांद पत्रिका अवश्य पढ़ता था। वो दौर मुझे याद है जब लोगों के पास उस पत्रिका को खरीदने के पैसे नहीं होते थे। कोई एक आदमी उस पत्रिका को खरीदता और लगभग पूरा मोहल्ला उस पत्रिका को पढ़ता। मासिक चांद में नौकरी मिल जाना गर्व का विषय था। 40 रुपए महीने की तनख्वाह पर मैं बहुत उत्साहित था। वहां के जो संपादक थे वो मेरी क्षमताओं से वाकिफ थे, मेरे हिंदी और उर्दू के ज्ञान से भी वाकिफ थे। उन्होंने मुझे 10-12 लेखकों की कुछ पुस्तकें मेरे हवाले की और बोला कि इन पर लेख लिख डालो। काम मेरी रुचि का था। मैंने वो सारी पुस्तकें पढ़ डाली और उन पर करीब 1.5 दर्जन लेख लिखकर उनके पास पहुंचा और गर्व से फूलते हुए वो लेख उनके हवाले की। संपादक महोदय ने वो लेख देखे। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरे तारीफों के पुल बांधेंगे। लेकिन जब उन्होंने उन लेखों को देखा तो उनकी तेवरियां चढ़ गई। मुंह बना लिया, कहने लगे हो ये भी कोई लेख? न शैली है न भाषा है। इस तरह के लेख चांद जैसी पत्रिका में नहीं छापे जा सकते। चांद पत्रिका की एक और विशेष बात यह थी कि उसके साल में 1 या 2 बार विशेषांक प्रकाशित किए जाते थे। वो विशेषांक लाजवाब होते थे। लेकिन संपादक महोदय का बर्ताव देखकर
मैं बेहद दुखी हो गया, लेकिन वो यहाँ रुके नहीं। उन्होंने कहा कि इस किस्म का कोई आदमी चांद जैसी पत्रिका में नौकरी नहीं कर सकता। बस साहब क्या था, चांद की नौकरी हाथ से जाती रही। नौकरी चले जाने का अफसोस था, और अफसोस इस बात का था कि मेरी लेखनी में कोई दम नहीं। मैं निराश हो गया। कोई महीने भर के करीब मैंने चांद में नौकरी की थी, और उस एक महीने की तनख्वाह 40 रुपए वसूल करने के लिए 40 से ज्यादा चक्कर चांद के दफ्तर के काटने पड़े। खैर, यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन एक दिन मेरी ग्लानि क्रोध में बदल गई जब मैंने देखा कि मेरे लिखे हुए लेख चांद पत्रिका में प्रकाशित किए जा रहे हैं, वो भी MA BA की छोटी डिग्रियों और काल्पनिक नामों के साथ, बिना एक भी अक्षर, एक भी शब्द के हेर फेर, जैसे मैंने लिखे थे ज्यों के त्यों वो चांद में प्रकाशित हो रहे थे। मुझे बहुत क्रोध आया, किंतु कुछ कर नहीं सकता था। वो लेख मैंने चांद में नौकरी करते हुए लिखे थे, उन लेखों पर उनका अधिकार था। किंतु मुझे प्रसन्नता हुई। मुझे प्रसन्नता इस बात की हुई कि मेरी लेखनी में दम है, तभी तो मेरे लेख चांद जैसी पत्रिका में प्रकाशित हो रहे हैं। खैर साहब, चांद की नौकरी जाती रही, और उसके बाद फिर वही परेशानी का दौर शुरू हो गया। उन्हीं दिनों एक पत्रिका, हास्य पत्रिका मदारी के नाम से प्रकाशित की जाती थी। उस पत्रिका में संपादक के रूप में मुझे नौकरी मिली। एक अंक के संपादन के 10 रुपए मिलते थे। वहां मैंने बहुत काम किया। वहां सारे लेख मुझे ही लिखने पड़ते थे, बस बैठा लिखता रहता। जो लेख मेरे पास आते, उनकी एडिटिंग का भी मुझे पूरा अधिकार था। उन्हें एडिट करता। उन दिनों मुझे बहुत अच्छे अच्छे लेख पढ़ने का अवसर मिला। बहुत अच्छे अच्छे लेखकों से मेरा परिचय हुआ था। ये पत्रिका साहित्य भवन प्रकाशित करता था, और इस पत्रिका का संपादन करते हुए मैंने भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध लेखिका चित्रलेखा का संपादन किया, और उस पर एक लेख लिखा। उस लेख को अपना लेख कहते हुए मुझे आज भी गर्व महसूस होता है। उन्हीं दिनों मैंने अपनी एक छोटी सी कहानी, हृदय की आंख, मुंशी प्रेमचंद जी को भेजी थी। उन्होंने मेरी उस कहानी को उनकी पत्रिका हंस में प्रकाशित किया। वो भी मेरे लिए बहुत बड़े गर्व का विषय था। फिर 1933 में रुबाइयत उमर खय्याम के नाम से उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद प्रकाशित हुआ। उमर खय्याम की रुबाइयों के यूं तो कई अनुवाद पहले भी किए जा चुके थे। मेरा अनुवाद उसके अंग्रेजी अनुवाद पर आधारित था, लेकिन फिर भी चूंकि मुझे हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का ज्ञान था, मेरे अनुवाद को ज्यादा पसंद किया गया। मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद मैं उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाया, और उसमें बताए गए, उसमें अंकित किए गए विचारों को अपने ढंग से लोगों तक पहुंचा पाए, और इस तरह रुबाइयत उमर खय्याम प्रसिद्ध भी हुई, लोकप्रिय भी हुई। 1933-34 के दौरान मैंने मधुशाला लिखी। मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुई, बहुत लोकप्रिय हुई। लेकिन उससे पहले 1933 या 34 में ही मैंने काशी विद्यापीठ मधुशाला का पाठ किया। लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। उस वक्त मैं कह सकता हूँ कि वहां करीब करीब पूरे भारतवर्ष के छात्र मौजूद थे। जब वो वहां से वापस अपने घर गए तो अपने साथ मधुशाला को लेकर गए। मधुशाला को बहुत पसंद किया। मधुशाला की पैरोडियां बनाई गई, और मेरे ख्याल से मधुशाला एक अकेली ऐसी कृति है जिसकी इतनी पैरोडियां बनी। वहां पाठ करना एक दिलचस्प अनुभव था। मुसलमान और हिंदू हैं दो,
मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मिल कराती मधुशाला। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मिल कराती मधुशाला। मिल कराती मधुशाला। हाँ, एक और विचित्र बात याद आई। हिंदी वालों को वाद चढ़ाने का बड़ा शौक है। वाद। जब श्यामा का देहांत हुआ, मैं उदास था, और एक लेखक की, एक कवि की उदासी किसी न किसी बहाने, किसी न किसी जरिए से बाहर तो आएगी की बात है। मेरी ये उदासी निशा निमंत्रण के गीतों में नजर आने लगी, और हिंदी वालों ने मुझे निराशावादी कवि का नाम दिया। कहा मैं छायावादी कवि कहलाया करता था, लेकिन निशा निमंत्रण के गीतों के बाद मैं निराशावादी कवि बन गया। और जब मधुशाला आई, पसंद की गई, तो लोगों ने एक नए वाद, हालावाद को जन्म दे दिया। मैं हालावादी कवि बन गया। विचार करता हूं तो मुस्कुरा देता हूं। भाई मैं कहता हूं ये कौन सा बात है, और अगर ये कोई बात है भी तो मैं कहता हूं इसे शुरू करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाना चाहिए। हाला, इस विषय पर पहली बार उन्होंने कलम उठाई। हाँ, इसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन, उन्होंने भी हाला विषय पर काफी काम किया, किंतु मुझे हालावादी कवि करार कर दिया गया। फैज अहमद फैज साहब से मेरा तारुफ विराट गोरखपुरी साहब ने करवाया था, जो मैं बता चुका हूँ मेरे मित्र थे। भारत की आजादी के बाद जब मैं सभा का मेंबर भी नियुक्त कर दिया गया था, एक दफा किसी राजकीय काम से मैं मॉस्को गया। वहां पर इंद्र कुमार गुजराल मौजूद थे, मैं उनसे मिलने पहुंचा। फैज अहमद फैज भी वहां मौजूद थे। फैज अहमद फैज इंद्र कुमार गुजराल के गुरु, और इंद्र कुमार गुजराल ने मेरा फैज अहमद फैज से परिचय ये कहकर करवाया कि फैज साहब इनसे मिलिए, ये है हिंदी के फैज अहमद फैज। वाह वाह। बातों का सिलसिला चल निकला। एक समान बुद्धि और तर्क शक्ति के लोग इकट्ठे हुए, बातें होने लगी। बातें चलते चलते कब दोपहर से शाम हो गई पता नहीं चला। आहिस्ता आहिस्ता न जाने कब वोडका के दौर चलने लगे। जब ये दौर शुरू हुए तो मैंने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा साहब मैं नहीं पीता। इस पर फैज अहमद फैज साहब ने कहा कि भाई आप तो मधुशाला अपनी बगल में दबाए घूमते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि आप नहीं पीते। ये सवाल मेरे सामने कई बार अलग अलग तरह से अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया गया। मेरे कुछ समकालीन कवि थे, जब मधुशाला लोकप्रिय हुई, प्रसिद्ध हुई, तो उन्होंने मुझ पर यह कहकर भी कटाक्ष किए कि बच्चन साहब आप कहते हैं कि आप पीते नहीं, अगर आप नहीं पीते तो फिर आपने मधुशाला की रचना कैसे कर। इसके दो अर्थ हुए कि या तो मैं पीता हूँ और झूठ बोलता हूँ कि नहीं पीता,
या फिर मधुशाला मैंने किसी से लिखवा ली? इसका जवाब मैंने कुछ इस तरह से दिया। मैं कायस्थ कुलोद भव, मैं कायस्थ कुलोद भव, मेरे पुरखों ने इतना ढाला। मैं कायस्थ कुलोद भव, मेरे पुरखों ने इतना ढाला। मेरे तन के लहू में अब तक 75% है हाला। पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर। पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर। मेरे दादों पर दादों के हाथ बिकी थी मधुशाला। स्वयं नहीं पीता औरों को, स्वयं नहीं पीता औरों को, किंतु पिला देता हाला। स्वयं नहीं छूता औरों को, पर पकड़ा देता प्याला। पर उपदेश कुशल बहुतेरों से मैंने ये सीखा है। स्वयं नहीं जाता औरों को, पहुंचा देता मधुशाला, पहुंचा देता मधुशाला। ये भी अजब चुनौतियां होती हैं। जो एक लेखक कहना उसे बहुत, निर्देशक हो, आप मंच के अभिनेता हो, और इन चुनौतियों का डटकर सामना करना ही एक सच्चे कलाकार की पहचान कही जा सकती है। खैर, 1930 से 33 का समय सृजन की दृष्टि से बहुत अच्छा था। बहुत लिखा, परेशान रहा पर बहुत लिखा। 1935 में मधुशाला प्रकाशित हुई। इसके बाद मधुकलश और मधुबाला इसी श्रृंखला की अगली कड़ियां थी। मैंने अपने आरंभिक काल में जो कविताएं लिखी थी, उनका एक संकलन आरंभिक कविताओं के नाम से प्रकाशित किया गया। मेरी पहली पुस्तक जो प्रकाशित हुई वो मेरे कुछ गीतों का संकलन थी। उसका नाम था तेरा हार। ये भी दिलचस्प है कि उसका नाम तेरा हार कैसे पड़ा। दरअसल अपने स्कूली जीवन में मैंने एक कविता लिखी थी। मेरे बड़े प्रिय और चाहने वाले शिक्षक थे जो स्कूल छोड़कर जा गए, और उनके अभिनंदन के लिए मैंने वो कविता लिखी। उस कविता का नाम मैंने हार दिया। उसका शीर्षक हार था, और उसका अर्थ ये था कि ये जो फूलों का हार हम आपको दे रहे हैं, इसमें हम अपना दिल बांधकर आपको दे रहे हैं। और इस तरह से मेरी प्रकाशित होने वाली पहली संकलित कविताओं की जो पुस्तक थी, उसका शीर्षक तेरा हार पड़ा। 1934-35 के दौरान ही मैंने, या शायद 1936 की बात होगी, शेक्सपियर के 2 नॉवेलों मैकबेथ और ओथेलो का हिंदी में अनुवाद किया। उन्हें बहुत पसंद किया गया और उनका सफलतापूर्वक मंचन भी किया गया। उन नाटकों में तेजी सूरी ने काम किया। तेजी सूरी एक कुशल अभिनेत्री थी। उनकी और मेरी इश्कता इतनी बढ़ी कि आगे चलकर 1942 में मैंने उनसे विवाह कर लिया, और इस तरह वो तेजी सूरी से तेजी बच्चन बन गई। और उसके बाद हमारे 2 अनमोल वतन अमिताभ और रचिता किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप सब उन्हें जानते हैं। 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। जब उस अकाल को याद करता हूं तो अभी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना भयानक अकाल था। उसकी खबरें आती, अखबारों में छाया होती, मैं उन्हें पढ़ता, उन्हें सुनता, बहुत बेचैन हो जाता। रातों को सो नहीं पाता। लाखों की तादाद में लोग कलकत्ता की सड़कों पर अपना दम तोड़ रहे हैं।
रोज हजारों लोग मृत्यु के घाट चढ़ रहे हैं। हालत इतनी गंभीर थी कि उनके पास खाने के लिए आने का एक दाना तक न था, पीने के लिए पानी की भयंकर महामारी, गिद्ध, चील, कुत्ते, लोगों की सड़क पर पड़ी लाशों को नोच रहे। उस घटना ने मुझे बहुत बेचैन किया। उमर खयाम की रिवायतों का अनुवाद करने के बाद देखा जाए तो मैंने एक तरह से मुक्तक को अपनी शैली बना लिया था। छोटी छोटी कविताओं में अपनी बातें कहता था। मैंने कभी भी मुक्त छंद की कोई कविता नहीं लिखी, लेकिन अब के मुक्त छंद की एक लंबी कविता लिखी जो बंगाल का अकाल के नाम से 1942 में प्रकाशित की गई। अपने बचपन को याद करता हूँ तो एक बार फिर इलाहाबाद की गलियां याद आ जाती, और जब अपनी लेखनी पर विचार करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लेखनी और मेरा लेखन जिस भी रूप में लोगों तक पहुंचा, उसके उस तरह से वहां पहुंचने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण इलाहाबाद में बिताया गया मेरा बचपन भी था। इलाहाबाद एक ऐसी जगह है जहां सूरज कब उगता है पता नहीं चलता, क्योंकि जब सूरज उदय होता है तो वो बड़ी बड़ी इमारतों के पीछे होता है। सूरज कब अस्त होता है वो भी पता नहीं चलता, क्योंकि जब सूर्य अस्त होता है तब भी वो बड़ी बड़ी इमारतों के पीछे। तो इस तरह से सुबह क्या होती है, शाम क्या होती है, मुझे पता ही नहीं चला। और कविता का एक बहुत बड़ा अंग हम प्रकृति को, प्राकृतिक सौंदर्य को समझ सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करके कवि अपनी कविता में रस भरता है। मुझे अपनी कविताओं में एक सूनापन सा महसूस होता है, क्योंकि प्रकृति के सौंदर्य को मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। मैं तो केवल दिन में चिलचिलाते हुए सूरज को देखता था, या रातों में खुले हुए आसमान को, जहां कभी कभी चौदहवीं का चांद आकर पूरे आसमान को अपनी रोशनी से सराबोर कर देता। हालांकि आगे चलकर जब स्थिति सुधरी तो मुझे पूरे भारत की और पूरी दुनिया की सैर करने का अवसर मिला। तब प्रकृति के इस रूप रंग को निहारने का भी अवसर मिला। प्रभावित तो बहुत हुआ, लेकिन वो प्रभाव नाकाफी था। तब तक मेरी लेखनी इतनी प्रगाढ़ हो चुकी थी कि उस पर अब इस प्रकृति के रंग का चढ़ना मुश्किल है। फिराक गोरखपुरी साहब के साथ बिताया हुआ समय मैं आज भी याद करता हूँ। फिराक गोरखपुरी ने मेरी मुलाकात जोश मलिहाबादी से करवाई। जोश मलिहाबादी उन दिनों के एक माने हुए महान शायर थे, जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए। मैं उनके काम का, उनकी लेखनी का बड़ा कायल हूं। उनसे मेरा परिचय कराने का श्रेय फिराक गोरखपुरी साहब को जाता है। इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू से मेरा परिचय भी फिराक गोरखपुरी साहब ने ही करवाया। दरअसल बात उन दिनों की है जब हमारा देश आजाद हो चुका था। 1947 या 1948 की बात होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी के विषय में चिंतित थे। उनकी शिक्षा अंग्रेजी और फ्रेंच में हुई थी और उन्हें हिंदी की तालीम देना आवश्यक था। तब फिराक गोरखपुरी साहब के मशवरे पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुझे उनका हिंदी का शिक्षक नियुक्त किया, और इस तरह मैंने इंदिरा जी को हिंदी सिखाई, हिंदी पढ़ाई। 1955 में जब मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके वापस आया तो मुझे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में जगह दे दी गई। एक हिंदी विशेषज्ञ के रूप में मेरा काम था कि मंत्रालय में हिंदी की संभावनाओं पर शोध करूं, उसकी संभावनाएं किस तरह से और आगे बढ़ाई जा सकती हैं, उस पर काम करूं। इस तरह मैं हिंदी की जितनी सेवा उस पद पर रहते हुए कर पाया वो की। 1966 में मुझे राज्यसभा का सदस्य नियुक्त कर दिया गया। यहाँ मेरे कंधों पर और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी। हिंदी भाषा के सामने खड़ी हुई बड़ी बड़ी दीवारों को ढाने का मैं प्रयास करने लगा। वहां मैं हिंदी का प्रतिनिधि था, हिंदी भाषा के कवियों का प्रतिनिधि था, सारी जनता का प्रतिनिधि
मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा पाया। 1969 में मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके पहले सरस्वती सम्मान और सोवियत संघ का नेहरू पुरस्कार मुझे दिया जा चुका है। और इस तरह आज जब मैं अपनी लेखनी को, अपने जीवन को याद करता हूं तो एक संतुष्टि का अनुभव होता है। ऐसा नहीं है कि जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव। जो नए लेखक, नए कवि मुझसे मिलते थे और मुझसे मार्गदर्शन करते थे, मैं उन्हें यही बातें समझाता था कि अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन जीवन नहीं है। किसी बात के हो जाने से जो आपकी मंशा के अनुरूप ना हुई हो, कभी दिल छोटा नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता रहा कि अगर आपके मन की हुई तो अच्छी, और अगर ना हुई तो और अच्छी। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों? मैं कहता हूं कि जब कोई बात आपके मन की ना हो तो ये मान लीजिए कि वो बात ईश्वर के मन की है, और ईश्वर अच्छी आपका बुरा नहीं। इस तरह के बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे, अपने जीवन में जो अनुभव किया उसे अपनी कलम से लोगों के साथ बांटने का प्रयास करता रहा। कोशिश ये थी कि अपने अनुभव मैं अपने तक न समेट कर रखूं, उन अनुभवों को लोगों के साथ, अपने पाठकों के साथ, अपने श्रोताओं के साथ साझा करूं, जितना ज्यादा कर सकूं। और जीवन के अंतिम पड़ाव में जब मैं खुद को देखता हूं, महसूस करता हूं, तो अपनी ही द्वारा लिखी गई मधुशाला की 4 पंक्तियां बहुत याद आती हैं, जो मुझे आज भी उतनी ही सार्थक महसूस होती है। पेश करता हूं। अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला, अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला, अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला। फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया, फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। जीवन कुछ इस तरह ही है। जब हम बचपन में थे, हमारे बचपने में हमें लगता है कि वही सबसे अच्छा बचपन था। जब मैं आज के बच्चों को देखता हूं तो लगता है कि ये भी कोई बचपन है। बचपन तो वो था जो मुझे हासिल हुआ था। बस वही बात मैंने यहाँ कही है। फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। जबकि मुझे पूरा यकीन है कि अब भी मधुशाला लोगों के लिए वही है, हाला लोगों के लिए वही है, मदिरालय लोगों के लिए वही है। और अंत में जब अपने जीवन को देखता हूं तो एक संतोष का अनुभव करता हूं। मुझे शांति महसूस होती है, हर तरफ से शांति, अपनी कलम की तरफ से शांति, लेखन सृजन की तरफ से शांति, संतान की तरफ से शांति, जीवन में शांति। और इस शांति का अनुभव एक बहुत बहुत विचित्र अनुभव होता है। मैंने ऐसे जीवन भी देखे हैं जहां लोगों को चलती जीवन तक वो शांति, वो सुकून हासिल ना हो सका। इसलिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैंने अपने जीवन में, अपने रहते जीवन में उस शांति को अनुभव किया। और चलते चलते
आने वाले लोगों से, अपने श्रोताओं के लिए अपनी ही कविता की कुछ पंक्तियां कहते हुए जाता हूं। जैसा मैंने कहा कि हालांकि मैं अपने जीवन में अग्निपथ का राही बनकर चलता रहा, आज मुझे संतोष महसूस होता है। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, 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 तू ना रुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्व श्वेत रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ। Thank you.